ये जीएसटी लाने की बात भारत में पिछले 10 साल से चल रही है। आप सबको पता है अब तो कि 2006 का फाइनेंस मिनिस्टर के बजट स्पीच में इसकी सबसे पहली घोषणा हुई थी। ये डिसाइड हुआ था कि हम 4 साल के बाद 1/4/2010 से जीएसटी को लागू करेंगे। अनफॉर्चुनेटली वो माइलस्टोन पूरा नहीं हो पाया और उसके बाद भी हमको और 7 साल लगे, 10 के बाद भी। तो आज 2017 में हम लोग इसको लागू करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये जो 10 साल का पीरियड था 2006 से 2016 अगस्त तक, उसमें कुल मिला के 14 मीटिंग एम्पावर्ड कमेटी ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर की मिली जीएसटी के विषय में ही, और अधिकारियों के 30 अलग अलग ग्रुप बनाए थे एम्पावर्ड कमेटी में। वो अलग अलग ग्रुप काम कर रहे थे जीएसटी के ऊपर। ऐसा नहीं है कि जीएसटी सडनली आया है, ये पूरा लॉ हमने 6 महीने बनाया है, ऐसा नहीं है। और आपको जानकारी होगी कि जो लॉ का सबसे पहला ड्राफ्ट हमने जो रिलीज़ किया था वो कलकत्ता की एम्पावर्ड कमेटी की जो मीटिंग थी जून या जुलाई 2016 में, उसके बाद तुरंत हमने ड्राफ्ट इसका रिलीज़ किया था। और ये जो 30+ अधिकारियों की मीटिंग थी, तो अधिकारियों की जो कमेटी थी, उन्होंने 175 मीटिंग किया इसके ऊपर। 10 साल में कुल मिला के 175 के करीब मीटिंग हुआ। और उसका नतीजा है कि आज पूरी सिस्टम तैयार है, आईटी सिस्टम भी तैयार है और लॉ भी तैयार है, रूल्स भी तैयार है। एवरीथिंग इज़ नाउ डन। 14 मीटिंग 10 साल में हुई, लेकिन उसके बाद जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास हुआ तो जीएसटी काउंसिल की रचना की गई, विच वॉज ए रिप्लेसमेंट फॉर एम्पावर्ड कमेटी ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स। और ये काउंसिल की भी कुल मिला के 13 मीटिंग अभी तक हो चुकी है। पिछले 6 महीने में काउंसिल की भी 13 मीटिंग्स हो चुकी है। और अगर हम ये 13 मीटिंग्स में जितने अधिकारी आए, जितने मंत्री आए, 2 दिन की 1 दिन की जो मीटिंग हुई, उसका टोटल हिसाब किताब लगाए तो अबाउट 18,000 मैन आवर्स ऑफ वर्क हैज़ गॉन इनटू जीएसटी काउंसिल्स वर्क इटसेल्फ। जीएसटी काउंसिल ने जो काम किया उसमें भी 18,000 घंटे मैन आवर्स उसमें गया। उसके बाद आज ये परिस्थिति में हम है कि भाई 5 लॉ का ड्राफ्ट जीएसटी काउंसिल ने अप्रूव कर दिया और रूल्स के भी ड्राफ्ट जो है उसको स्वीकृति दे दी। तो इस स्टेज पे हम लोग है अभी। इनडायरेक्ट टैक्स जो है ना, आप पहले तो जानते होंगे कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। जो इनकम के ऊपर लगाते हैं वो डायरेक्ट टैक्स होता है। इनकम या वेल्थ के ऊपर लगाते हैं वो डायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स वो है जो कि कमोडिटी के ऊपर लगता है या सर्विसेज के ऊपर लगता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहलाता है? क्योंकि वो कंज्यूमर डायरेक्टली पे नहीं करता है, व्यापारी के थ्रू पे करता है, इसलिए उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में हमारे यहाँ स्टेट और सेंटर के बीच में बंटवारा था, आप सब जानते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को कुछ चीज़ का पावर था, सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ चीज़ का पावर था। ये पावर को एक्सचेंज करने की ज़रूरत थी इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट जीएसटी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे देश में जीएसटी लगा तो वो सीधा का सीधा सिंगल पॉइंट टैक्सेशन से जीएसटी में आ गए ना। सिंगल पॉइंट टैक्सेशन क्या होता है कि जैसे पहले इंडिया में भी एक सेल्स टैक्स था, आप जानते होंगे सेल्स टैक्स। 2006 तक 2006 तक सेल्स टैक्स था, सिंगल पॉइंट टैक्स, ओनली ऑन होलसेलर और एट वन स्टेज, एनी वन स्टेज। उसके बाद जो प्रॉफिट एडिशन हुआ वो नहीं मिलता था हमको, वो सिंगल पॉइंट टैक्सेशन था। फिर सब स्टेट ने मिलके वेट को लागू किया, तो उसमें हर स्टेज पे टैक्स लगता था और हर स्टेज में अगले स्टेज की इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती थी। उसको कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। तो जो जीएसटी है वो और कुछ नहीं है, जीएसटी इज़ ऑल्सो ए वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी ये कोई नई टैक्स नहीं है, वैल्यू एडेड टैक्स है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, 2 फ़र्क हैं। एक तो कि स्टेट का अपना वेट था और सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना मॉडवेट था। स्टेट का अपना वेट था, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना मॉडवेट था। व्हाट वाज मॉडवेट? कि जो एक्साइज ड्यूटी है वो और सर्विस टैक्स था, और उसमें हम
दूसरे स्टेज में टैक्स लगा के उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट देते थे एक्साइज में। तो ये दोनों अलग अलग जो वेट के रेजीम थे, सेंट्रल का अलग था, स्टेट का अलग था, उनको दोनों को मिक्स कर दिया है जीएसटी में। तो अब ये हो गया कि अब दोनों का मिलके एक टैक्स लगेगा जीएसटी, और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगा प्रीवियस स्टेज में जो आपने पे किया है वैसा। तो कुछ आशंकाएं ऐसी जो जताई जा रही है कि भाई हमेशा ऐसा हुआ है कि जिस भी कंट्री में आप जीएसटी लगा रहे हैं उसमें इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। वो आशंका इसलिए लगती है कि उन कंट्री में सिंगल पॉइंट टैक्सेशन से मल्टीपल पॉइंट टैक्सेशन में वो लोग जा रहे थे। तो मल्टीपल पॉइंट टैक्सेशन पे नेचुरली टैक्स का बर्डन बढ़ेगा, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ऑलरेडी मल्टीपल स्टेट टैक्सेशन था। वी वेर टेपिंग द वैल्यू एडिशन एट ईच स्टेज फ्रॉम होलसेल मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, ये हम कर रहे थे। इसलिए हमारे यहाँ ये पहले से ही वैल्यू एडेड टैक्स तो था, दोनों का अलग अलग था, हम दोनों को मर्ज कर रहे हैं। दूसरा कि जो सर्विस टैक्स है, सर्विस टैक्स का पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को था, और गुड्स का टैक्स अलग, सर्विस टैक्स का अलग। तो उसके कारण ये होता था कि गुड्स के ऊपर किसी ने वेट पे किया है तो वो अलग पड़ा रहेगा, सर्विस टैक्स में से उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो इसको कहते हैं हम कास्केडिंग ऑफ टैक्सेशन। क्योंकि वेट स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स था और सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स था, तो सर्विसेज के अंदर अगर कोई गुड्स का एलिमेंट है तो वो गुड्स के ऊपर जो वेट पे किया है वो हम उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दे रहे थे। उसी तरह से एक्साइज ड्यूटी सबसे पहले लगता है कमोडिटी के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग पे, उसके बाद उसके ऊपर वेट लगता है। तो एक्साइज ड्यूटी के ऊपर भी वेट लगता है और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता था। इसको हम कहते हैं कास्केडिंग ऑफ टैक्स। इन सिंपल वर्ड इट इज़ कॉल्ड टैक्स ऑन टैक्स। एक टैक्स के ऊपर दूसरा टैक्स लगे उसको हम कास्केडिंग ऑफ टैक्स कहते हैं। तो जीएसटी का एक फ़ायदा ये है कि ये जो कास्केडिंग हो रहा था अलग अलग, वो कास्केडिंग को ख़त्म हम कर रहे हैं इस प्रणाली के द्वारा। और कितने सारे अलग अलग टैक्सेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाए थे और कुछ टैक्सेस जो स्टेट ने लगाए थे, वो सब को एक टैक्स में मर्ज करने की बात है यहाँ। तो जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस का यहाँ पर लिस्ट दिया है, सीवीडी काउंटर वैल्यूइंग ड्यूटी, फिर सैड सर्विस टैक्स, सरचार्ज एंड सेसिस। सबसे बड़ा बोझ तो सरचार्ज एंड सेसिस का है, आप जानते हैं। कृषि कल्याण सेस, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, स्वच्छ भारत सेस, इतने सारे सेसिस लगाए थे भारत सरकार ने। और स्टेट वाले भी परेशान थे कि आप लोग ये सेस के ऊपर सेस क्यों लगाते जा रहे हैं। तो भारत सरकार ने ये बात को मान ली है कि भाई इतने अलग अलग सेसिस के रूप में हम डाल रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। तो वो सेसिस भी मर्ज हो रहा है अब। और स्टेट लेवल पे भी परचेज टैक्स, फिर स्टेट वेट, फिर सेंट्रल सेल्स टैक्स। जब भी कोई गुड्स की मूवमेंट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होती थी तो 2% सीएसटी लगता था। और ये 2% सीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको उस स्टेट में नहीं मिलेगा, वो एडिशनल बर्डन रहता था कंज्यूमर के ऊपर। एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में माल गया तो वहाँ 2% तो पहले ही भरना पड़ा, फिर वहाँ का 14% जो भी रेट है वो भरना पड़ेगा। तो कुल मिला के कंज्यूमर के ऊपर एक्स्ट्रा बोझ आ गया। तो सीएसटी जो है वो भी अब चला जाएगा। उसके अलावा एंटरटेनमेंट टैक्स स्टेट का लगता था और हमारा सर्विस टैक्स ऑन एंटरटेनमेंट लगता था। आप कोई सिनेमा देखने जा रहे हैं तो स्टेट वाले भी 25-30% लगाते थे एंटरटेनमेंट टैक्स मल्टीप्लेक्स के ऊपर, एक टिकट के ऊपर। और उसके अलावा सर्विस टैक्स हमारा लगता था। लग्जरी टैक्स जो होटल के ऊपर लगाया जाता था, अगर आप ताजमहल होटल में रुक रहे हैं तो जो बिल होता है उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का एक लग्जरी टैक्स लगता है और हमारा सर्विस टैक्स लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये सबको जोड़ के अब एक ही टैक्स रहेगा। देयर विल बी नो सेपरेट टैक्सेस, नो सर्विस टैक्स, नो लग्जरी टैक्स, नो एंटरटेनमेंट टैक्स, देयर विल बी ओनली वन जीएसटी। और वो जीएसटी टोटल सप्लाई के ऊपर लगेगा, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो। और
अगर सर्विसेज के लिए आपने किसी गुड्स को यूज़ किया है, जैसे मैं एक चार्टर अकाउंटेंट हूँ और मैंने अपनी ऑफिस में 4 एसी लगाए, वो 4 एसी में ख़रीदने गया तो उसके ऊपर मेरे को जो जीएसटी देना पड़ेगा उसका भी मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट सर्विस टैक्स की लायबिलिटी में से बाद मिलेगा। जितना भी कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जो है वो जो भी गुड्स खरीदेगा, अगर वो स्टेशनरी खरीदते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं, तो वो फर्नीचर के ऊपर जो भी टैक्स देंगे जीएसटी, उसका भी उसको माइनस मिलेगा सर्विस टैक्स में से। तो इस तरह की ये जो है उसके लिए हमको ये करना पड़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना पड़ा ये जीएसटी लाने के लिए, और उसी के लिए सबसे ज़्यादा टाइम गया पिछले 10 साल में कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या डालना चाहिए, कैसे डालना चाहिए। स्टेट्स को कुछ ये भी आपत्ति थी कि भाई हमारे इनकम घट गई तो क्या होगा। तो फिर जब सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए राजी हो गई कि 5 साल तक अगर आपको कोई भी घाटा होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने डाला कि 5 साल तक एक लॉ बना के स्टेट गवर्नमेंट को कॉम्पनसेट किया जाएगा। और इस वचन देने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन में उसको डालने के बाद ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद अगस्त 2016 में कॉन्स्टिट्यूशनल बिल पास हो गया दोनों हाउस में, और तुरंत हमने काउंसिल बना दी, और काउंसिल ने 13 मीटिंग करने के बाद आज हम इसको लागू करने के लिए तैयार हैं। एक सिंपल पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि क्या चीज़ पे कैसे क्या लगेगा। वेरी सिंपल, स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट 1, स्टेट बी, यूनियन टेरिटरी एंड फॉरेन टेरिटरी, ये 4 चीज़ें हैं 4 कॉर्नर में, आप देखो इसको, ठीक है। स्टेट 1, स्टेट 2, यूनियन टेरिटरी एंड फॉरेन टेरिटरी। तो कोई भी गुड्स जब एक ही स्टेट के अंदर बिकेगा तो उसके ऊपर एक सीजीएसटी लगेगा और एक एसजीएसटी लगेगा। टैक्स का रेट तो एक ही डिसाइड करेगी काउंसिल। मान लो एक चीज़ है, उसके ऊपर 18% टैक्स का रेट जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है, तो 18 में से 9% ऑटोमेटिकली सीजीएसटी में चला जाएगा, 9% एसजीएसटी में चला जाएगा। अगर 28% रेट है तो 14% स्टेट को चला जाएगा, 14% सेंट्रल को चला जाएगा। सिर्फ नोमेनक्लेचर अलग इसलिए है कि उस हेड में वो जाने से स्टेट और सेंटर को अलग अलग इनकम डायरेक्ट चली जाएगी, इसलिए वो नाम अलग है। बट जो भी रेट होगा वो सिंगल जीएसटी रेट होगा। उसमें से एक पोर्शन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा उसको सीजीएसटी कहलाएगा, और एक पोर्शन जो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा उसको एसजीएसटी कहलाएगा। अगर आप एक स्टेट में से दूसरी स्टेट में अगर माल ले जा रहे हैं तो फिर आपको आईजीएसटी देना पड़ेगा। व्हाट इज आईजीएसटी? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इट इज़ नथिंग एल्स बट इट इज़ ए टोटल ऑफ सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। उतना ही रेट होगा। जैसे मैं सपोज देर इज़ एन आइटम ऑन विच 18% रेट ऑफ सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी इज़ देयर, तो 18% ही आईजीएसटी होगा, उतना ही रेट होगा। तो मैं उस गुड्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर ले जा रहा हूँ तो उसके ऊपर मुझे 18% देना है आईजीएसटी के नाम पे, और वो भरने के बाद मैं जब दूसरे स्टेट में इस माल को बेचूंगा तो उस स्टेट में जो मेरी लायबिलिटी बनती है एसजीएसटी और सीजीएसटी पे करने की, वो पे करने के टाइम ये आईजीएसटी का मुझे क्रेडिट मिल जाएगा पूरा का पूरा। सो इसका मतलब ये हुआ कि आईजीएसटी वो एक अलग टैक्स नहीं है। आईजीएसटी जो है ये एक इंटरिम टैक्स है जिसको हम कहते हैं वॉश आउट टैक्स। वॉश आउट टैक्स इसलिए कह रहे हैं कि आईजीएसटी की कोई अपनी अस्तित्व है ही नहीं, वो वॉश आउट हो जाएगा। आईजीएसटी अपने आप में कोई टैक्स है ही नहीं। नॉर्मली आईजीएसटी कौन पे करेगा? बिजनेसमैन। जब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल शिफ्ट करेगा तब वो बिजनेसमैन पे करेगा और उसकी वो क्रेडिट ले लेगा। तो फाइनली आईजीएसटी की कोई इनकम सरकार को नहीं होने वाली है। आईजीएसटी की कोई अपनी इनकम सरकार को नहीं होने वाली है। इनकम जो होगी सरकार को वो सीजीएसटी और एसजीएसटी की होगी। पूरी की पूरी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेगा वो आईजीएसटी की, अपनी जब भी टैक्स लायबिलिटी आएगी उसके सामने। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन हो सकते हैं B2C ट्रांजैक्शन, जैसे दिल्ली से सपोज नॉर्थ ईस्ट नागालैंड का कोई आदमी दिल्ली में आया और दिल्ली से एक टीवी खरीद के चला गया।
तो वो अगर बताएगा कि भाई मैं नागालैंड ले जा रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, अपना ट्रांसपोर्ट में अगर भेज रहा है नागालैंड, तो आईजीएसटी लग के जाएगा। अगर वो बता नहीं रहा है कि मैं नागालैंड में ले जा रहा हूँ, तो वो तो स्टेट का ही, दिल्ली का ही एसजीएसटी और सीजीएसटी लगेगा। तो उस केस में आईजीएसटी जो वो पे करके नागालैंड में टीवी ले जा रहा है, वो आईजीएसटी की क्रेडिट कोई लेगा नहीं, लेकिन वो पड़ा रहेगा सरकार के पास। वो उसका विभाजन स्टेट और सेंटर के बीच में इक्वल हो जाएगा। अगर ऐसा कोई आईजीएसटी पड़ा रहेगा सरकार में, तो उसका विभाजन बट बहुत छोटी ऐसी अमाउंट होगी। नॉर्मली गुड्स का एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र सिर्फ व्यापारी लोग ही करते हैं, तो व्यापारी लोग आईजीएसटी पे करेंगे और उसकी क्रेडिट ले लेंगे। सो आईजीएसटी में कुछ बचेगा नहीं। आईजीएसटी इज़ नॉट अ सेपरेट टैक्स। पहले जो था सीएसटी था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। यू वुड बी सरप्राइज कि सेंट्रल सेल्स टैक्स 2% के हिसाब से भी स्टेट की इनकम 50-60 हज़ार करोड़ है। 2% के हिसाब से भी सीएसटी की इनकम, वो 50-60 हज़ार करोड़ का पूरा बोझ कंज्यूमर के ऊपर जा रहा था, एडिशनल टैक्स जा रहा था सीएसटी का, सेंट्रल सेल्स टैक्स का। वो पूरा बोझ अब मिट जाएगा। अब आईजीएसटी पे करना पड़ेगा, लेकिन आईजीएसटी इज़ ए वॉश आउट टैक्स। वो तो हम इसलिए ले रहे हैं कि भाई कुछ तो टैक्स सरकार के हाथ में आ जाए, उसके बाद वो किस स्टेट में ले जाए, जो करना है करे, लेकिन हमारे पास उतना ही टैक्स आ गया जितना हमको मिलना चाहिए, तो इधर उधर नहीं चला जाएगा। पहले ये करते थे कि सीएसटी जब बनना होता था तो सरकार को सी फॉर्म भर के ये बोलता था कि भाई हम तो सीएसटी में इसको इंटरस्टेट ले जा रहे हैं, और वो दूसरे स्टेट में माल पहुंचता ही नहीं था। उसी स्टेट में वो माल को दूसरे सिटी में उतार के उसी स्टेट में बेच देते थे विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस। तो जिस आइटम के ऊपर 14% स्टेट का टैक्स रेट था, उसके ऊपर वो 2% सीएसटी भर के छूट जाता था। अब ये नहीं होगा। अब पूरा का पूरा टैक्स उसको भरना पड़ेगा, तब वो दूसरे स्टेट में माल ले जा सकते हैं। उसके बाद उसकी जिम्मेवारी, अगर वो वहाँ पर दूसरी बार बेचता है तो जो सीजीएसटी और एसजीएसटी की लायबिलिटी उसको पे करने के लिए आईजीएसटी यूज़ करेगा, वरना आईजीएसटी तो सरकार के पास आ ही गया है। तो इस तरह का ये टैक्स है आईजीएसटी। दूसरी एक विशेष बात यह है कि जब फॉरेन टेरिटरी से कोई भी माल आएगा तो आईजीएसटी लगेगा। कस्टम ड्यूटी तो अलग है। कस्टम ड्यूटी इज़ नॉट गेटिंग मर्ज्ड इन जीएसटी, प्लीज़ रिमेंबर। कस्टम ड्यूटी का जो कारोबार है वो तो अलग चलता ही रहेगा, उसको इस जीएसटी में नहीं मर्ज कर रहा है। कस्टम ड्यूटी जो है वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री के प्रोडक्शन के लिए अलग से सरकार डालती है, वो तो रहेगा। टेरिफ जिसको बोलते हैं, कस्टम टेरिफ, वो रहेगा। लेकिन कस्टम ड्यूटी के उपरांत उस कमोडिटी पे डोमेस्टिक इंडस्ट्री में जीएसटी काउंसिल ने जो भी रेट डिसाइड किया है, उतना ही रकम आईजीएसटी के रूप में हम ले लेंगे उनसे। फिर अगर व्यापारी वो चीज़ को इंपोर्ट कर रहा है और फिर वो सीजीएसटी एसजीएसटी पे करने की लायबिलिटी आती है दोबारा जब इंडिया में सेल करेगा, तो उसमें से वो आईजीएसटी का क्रेडिट उसको मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले तो इंपोर्ट के टाइम ही आईजीएसटी लग जाएगा। अब ये सबसे महत्वपूर्ण चेंज मेकिंग इंडिया के लिए है, मैं आपको बता दूं कैसे। क्योंकि अब तक जो था वो ये था कि भाई हम एक्साइज ड्यूटी के इक्विवेलेंट सीवीडी लगा रहे थे। एक्साइज ड्यूटी जो लोकल इंडस्ट्री पे था उसके इक्विवेलेंट हम सीवीडी लगा रहे थे। उसके अलावा सिर्फ 4% सेड स्पेशल एडिशनल ड्यूटी लगा रहे थे। ये जो 4% एसएडी लगा रहे थे, उसका मतलब ये था कि स्टेट गवर्नमेंट की जो वेट देनी पड़ती है लोकल इंडस्ट्री को, उसके बदले में हमने 4% एसएडी डाला था। अब वो 4%, वो एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट तो 14% रेट ले रही है वेट का, लेकिन सिर्फ 4% देने के बाद वो माल इंडिया में आ सकता था। तो अब ये नहीं होगा। डोमेस्टिक इंडस्ट्री के ऊपर जितना टैक्स का बोझ है उतना ही टैक्स का बोझ इंपोर्टेड माल के ऊपर आएगा। तो इससे मेक इन इंडिया को बल मिलेगा कि नहीं? बल मिलेगा इससे, मेक इन इंडिया को इससे बल मिलेगा। तो ये एक परफेक्ट सिस्टम हो जाएगी कि लोकल इंडस्ट्री जितना टैक्स पे कर रहा है उतना ही इंपोर्टेड वाले भी पे करे, ताकि दोनों के बीच में अंतर नहीं रहे। पहले ये था कि इंपोर्टेड माल सस्ता पड़ता था और डोमेस्टिक माल जो है वो उनको बेचारे को तकलीफ पड़ रही थी इंपोर्टेड के सामने टिकने के लिए। तो दिस इज़ ए वेरी सिग्निफिकेंट चेंज दैट इज़ गोइंग टू बी ब्रॉट अबाउट आईजीएसटी लगाने से इंपोर्टेड माल के ऊपर। जिस तरह से स्टेट के अंदर स्टेट जीएसटी है, उस तरह से यूनियन टेरिटरी के अंदर भी यूनियन टेरिटरी जीएसटी लगेगा। तो यूनियन टेरिटरी के अपने खर्चे चलाने के लिए जो टैक्स लगता है वो यूनियन टेरिटरी जीएसटी होगा, और वो भी इक्विवेलेंट टू स्टेट जीएसटी होगा।
CGST प्लस यूनियन टेरिटरी GST यूनियन टेरिटरी में लगेगा। और उसका जब भी आप कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी में अगर माल ले जा रहा है तो IGST देना पड़ेगा। इसलिए ये पिक्चोरियल जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें एरो दिखा रहे हैं हम कि इम्पोर्टेड माल आएगा तो भी IGST देना पड़ेगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा तो भी IGST देना पड़ेगा, दूसरे स्टेट से यूनियन टेरिटरी में फिर से जा रहा है तो भी IGST देना पड़ेगा। बट हर बार आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती जाएगी इसकी, बट पूरा ट्रांजैक्शन का ट्रेल कंप्यूटर में लास्ट तक रहेगा। एक माल बनाया, वहाँ से लेके 4 स्टेट में घूमने के बाद 5वें स्टेट में अगर कंज्यूमर के पास पहुँचा तो भी इसका पूरा ऑडिट ट्रेल कंप्यूटर में रहेगा। ये इसकी बेनिफिट है GST की। कुछ चीज़ें ऐसी है जिसके बारे में बहुत चर्चा होती है कि भाई ये आइटम को आपने बाहर रखा, क्यों रखा, कैसे रखा, क्या क्या आइटम बाहर है GST के बाहर। एक तो आइटम है कि अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये आइटम पहले से ही स्टेट गवर्नमेंट के पास है। कॉन्स्टिट्यूशन जब से बना तब से ये आइटम स्टेट गवर्नमेंट के पास है, स्टेट लिस्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन में। और क्योंकि इसमें से भी काफ़ी बड़ी इनकम होती है कुछ कुछ स्टेट को, प्लस कुछ स्टेट की अपनी प्रोहिबिशन पॉलिसी भी है जहाँ पर एक भी इनकम नहीं है। जैसे कि गुजरात है, बहुत कम इनकम है अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन में से, क्योंकि प्रोहिबिशन है। अब वो स्टेट ने डिसीजन लिया है अपना, वो अपना रेवेन्यू फोरगो करने के लिए तैयार है, लेकिन प्रोहिबिशन डाल दिया। बिहार ने भी अभी डाला है। तो जिस स्टेट को प्रोहिबिशन लाना है उनको कोई इनकम नहीं मिलेगी, जिस स्टेट को अलाउ करना है उनको इनकम मिलनी चाहिए। तो इसलिए इसका जो पूरा जो है पहले से ही वो स्टेट के पास है। और GST रेजिम में भी इसको बाहर रखा गया है। पोर्टेबल अल्कोहल के ऊपर स्टेट वेट एंड एक्साइज, स्टेट एक्साइज भी लगती है, वेट भी लगती है, जो स्टेट गवर्नमेंट खुद करेगी, अब भी करती रहेगी। पोर्टेबल अल्कोहल GST में नहीं आ रहा है। फिर दूसरी आइटम है कि 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नॉट ऑल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ओनली 5, बिकॉज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में तो लुब्रिकेंट ऑयल भी है, तो लुब्रिकेंट ऑयल तो GST में आ गया, लेकिन क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस, ये 5 आइटम ऐसी है जो कि GST में नहीं ला रहे। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हमने डाल दिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये कहता है कि ये 5 आइटम के ऊपर, ये 5 आइटम को GST के दायरे में कब लाना, वो डिसीजन काउंसिल डिसाइड करेगी, वो डिसीजन काउंसिल लेगी। इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है। फर्स्ट ईयर के लिए काउंसिल ने ये डिसाइड किया है कि हम इसको नहीं लाएंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट को GST के दायरे में। एवरी ईयर इसका रिव्यू करेंगे GST काउंसिल, और जो भी डिसीजन होगा वो उसके हिसाब से ये आइटम को हम ट्रीट करेंगे। तीसरी आइटम है टोबैको। नाउ टोबैको में GST को लाया गया है, GST इज़ ऑल्सो लेविएबल ऑन टोबैको, बट इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पावर कॉन्स्टिट्यूशन में उपलब्ध है जो कि रिटेन किए गए हैं। बिकॉज इट इज़ ए डीमेरिट गुड्स, तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी लगाने का सेंट्रल गवर्नमेंट को, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को पावर नहीं है। बट GST में लाया गया है इसको। तो GST तो जो भी उसका फाइनल रेट, मान लो मैक्सिमम रेट 28% लगेगा जो भी टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर, बट उसके अलावा सेस लगाने का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज ड्यूटी का जो अधिकार है वो टेम्पररीली 5 साल के लिए हमने बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल ऑल्सो सरेंडर इट्स राइट। हम लोग अपना अलग एक्साइज नहीं लगाएंगे क्योंकि कॉम्पनसेशन की पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो विथ अस। तो इसको हमने कॉम्पनसेशन सेस की किटी में डाल दिया है, ये पावर को, कि जो सेस लगाएंगे टोबैको के ऊपर वो 5 साल के लिए कॉमन किटी में जाएगा, जिसको कॉम्पनसेशन किटी बोलेंगे, कॉम्पनसेशन फंड बोलेंगे। और उस फंड में से जो इनकम होगी सेस की टोबैको एज वेल एज अदर प्रोडक्ट्स के ऊपर, वो फंड जो है उसका उपयोग कॉम्पनसेशन देने के लिए स्टेट को होगा। तो वो टोबैको का है। फिर आया बात एंटरटेनमेंट टैक्स। मैंने आपको बताया कि एंटरटेनमेंट टैक्स तो मर्ज हो रहा है, लेकिन एक एंट्री ऐसी एंटरटेनमेंट टैक्स की है जो कि रखी गई है स्टेट के लिए कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट लोकल बॉडी को पैसा देने के लिए, लोकल बॉडी ही उसको कलेक्ट करे
ऐसा कोई टैक्स का लॉ ला रहे हैं तो एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट टैक्स भी लगा सकती है स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडी। तो लोकल बॉडी के उपयोग के लिए, म्यूनिसिपलिटी एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के उपयोग के लिए अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अलग से थोड़ा एंटरटेनमेंट टैक्स अपना लगा सकती है, वो एंट्री अलग है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। और कुछ स्टेट को काफ़ी चिंता है कि लोकल बॉडी की टैक्स की इनकम काफ़ी घट जाएगी, बिकॉज ऑक्ट्रोइल एबोलिश हो रहा है एंड एंट्री टैक्स भी एबोलिश हो रहा है, लोकल बॉडी टैक्स भी एबोलिश हो रहा है। कुछ स्टेट ने अपने लोकल एरिया के लिए लोकल बॉडी टैक्स डाला था, कुछ स्टेट ने ऑक्ट्रोय डाला था, जैसे बॉम्बे में ऑक्ट्रोय था अभी तक, तो वो ऑक्ट्रोय पूरा एबोलिश हो जाएगा, ऑक्ट्रोय जीएसटी में चला जाएगा। तो उनकी इनकम के लिए जो चिंता है उसके लिए ये एक प्रावधान है। उसके अलावा ऑफ कोर्स जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का पावर है वो लोकल बॉडी का है, प्रॉपर्टी टैक्स जो लगाते हैं वो लोकल बॉडी का है। लोकल बॉडीज़ अपने यूज़र चार्जेस को बढ़ा के भी अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी जिसका भी उपयोग करने के लिए वो चार्ज लेते हैं उसको भी बढ़ा सकते हैं।